बच्चे बाहर की तस्वीरें देख देखकर भीतर जाने के मंसूबे बनाते। कुछ बच्चे तो दूसरे तीसरे ही दिन अपने अपने माँ बाप के साथ सर्कस देख भी आए थे। पर ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप या तो जा नहीं सकते थे या जाना नहीं चाहते थे। निहाल की बात और थी। उसकी न माँ थी न बाप। उससे कौन सर्कस दिखाने ले जाता। रघु चाचा थे उसके मामा, जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी का बोझ ढो रहे थे। पंसारी की छोटी सी दुकान से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि बच्चों को सर्कस का खर्चा उठा सके। निहाल का सर्कस देखने का बड़ा मन था। उसने न जाने किस तरह 2 आने भी जमा कर लिए थे, शायद मामा की दुकान के गल्ले से। बस एक दिन स्कूल बंद हो जाए तो वह उसी समय में सर्कस देख आए। इसके लिए उसने अपने साथ कुछ बच्चे भी जोड़ लिए थे। बस स्कूल से भागने की कोई तरकीब नहीं निकल पा रही थी। जहां भी जाते माँ साहब पकड़वा लेते। कई दिन तक सोच विचार के बाद निहाल ने बच्चों के साथ मिलकर तरकीब निकाल ही ली। अगले दिन कक्षा शुरू होते ही माँ साहब ने गणित के प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए और खुद मेज पर पैर टिकाकर बैठ गए। निहाल ने झटपट सवाल हल किए और कॉपी लेकर माँ साहब के पास जा पहुंचा। माँ साहब सवाल जांचने लगे तो निहाल धीरे से बोला, माँ साहब, क्या आपकी तबीयत खराब है? आपका चेहरा पीला पीला हो रहा है। माँ साहब ने कहा, चुप, क्या बकता है, चल जाकर आके सवाल कर। निहाल चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। तभी दूसरा लड़का कॉपी लेकर आया। कुछ देर बाद वह बोला, माँ साहब, आप काँप क्यों रहे हैं? माँ साहब ने उसे भी डांट दिया, पर उनके मन में यह बात आ गई कि जरूर कोई बात है। तभी तीसरे लड़के ने वैसे ही पास आकर कहा, माँ साहब, निहाल ठीक कहता है, आपकी तबीयत खराब ही लगती है। माँ साहब ने इस लड़के को न डांटा और न कुछ कहा, बस कुर्सी के हत्थे पर टंगा शॉल उठाकर ओढ़ लिया। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई वे बीमार है। देखते ही देखते माँ साहब को जाड़ा लगने लगा। अब वे वाकई काँप रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, सब मेरे साथ बस्ते लेकर घर चलो, मैं घर पर ही लेटे लेटे तुम्हें पढ़ाऊंगा। बच्चे क्या करते, चुपचाप कंधे पर बस्ते टांग चल दिए। आगे आगे सिर पर शॉल ओढ़े माँ साहब और पीछे पीछे 20-22 बच्चे। घर पर माँ साहब की पत्नी बाहर ही मिल गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है, यह फौज लेकर कहाँ से आ रहे हो? माँ साहब गुस्से में बोले, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत खराब है। यह तो बच्चों ने देखा कि मैं काँप रहा हूँ। परीक्षा के दिनों में बच्चों का नुकसान क्यों हो, ये यही बैठकर पाठ याद करेंगे। मास्टरनी हैरान थी, बोली, सुबह तो भले चंगे थे, अचानक बीमार कैसे हो गए? तुम चुप करो, मेरी चारपाई यही डाल दो, माँ साहब ने कहा। वे चारपाई पर शॉल ओढ़कर लेट गए। बच्चे चारों तरफ बैठकर पाठ याद करने लगे। क्या करते, कहाँ तो छुट्टी मनाना चाहते थे, कहाँ आफत में फंस गए। सबका गुस्सा निहाल पर था। उसी ने उन्हें इस आफत में फंसाया था। वे बार बार निहाल को गुस्सा थप्पड़ दिखाते रहे, बाहर निकालने पर मारने की धमकी देते रहे। निहाल भी बार बार उंगली से अपने सिर की तरफ इशारा करता रहा कि ठहरो भाई, कुछ जुगत लगाता हूँ। बच्चे जोर जोर से पाठ याद कर रहे थे। तभी निहाल बोला, धीरे धीरे पढ़ो, माँ साहब के सिर में दर्द करोगे क्या? बच्चों ने आवाज़ धीमी कर ली। निहाल माँ साहब के सिरहाने जा खड़ा हुआ, बोला, माँ साहब, मैं आपका सिर दबा दूं? हाँ, माँ साहब ने बड़ी तकलीफ से सिर हिलाया।
फिर धीमी आवाज में कहा, इन बच्चों से कहो घर जाए, आज पढ़ा नहीं सकूंगा। बच्चों ने यह सुना तो झटपट बस्ते बांध कर बाहर भाग गए। निहाल उनसे बाहर रुकने का इशारा करता ही रह गया। बेचारा क्या करता, अपने ही बनाए फंदे में खुद ही तो फंस गया था। वह माँ साहब का सिर दबाने लगा। उसने सोचा कि जो ही माँ साहब सो जाएंगे वह भाग लेगा, पर माँ साहब कहाँ सोने वाले थे। वे तो 2-2 मिनट में करवट बदलते, कभी आंखें खोल निहाल को देखते। कुछ देर बाद निहाल से न रहा गया। वह माँ साहब के सिर को जोर जोर से दबाने लगा ताकि दर्द बढ़ने पर वे उसे जाने को कह दे। पर माँ साहब सारी चोटें सहकर भी चुपचाप पड़े रहे। लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही चलता रहा, और भी देर तक चलता अगर मास्टरनी लौटकर न आई होती। उन्होंने निहाल को सिर दबाते देखा तो बोली, हाय हाय, यह क्या ढंग है जी, बच्चा कब से सिर दबा रहा है, थक न गया होगा। मास्टर ने हाथ पकड़कर निहाल को उठा लिया। रसोई में से गुड़ और चने का पूड़ा देकर कहा, जाकर खेल। निहाल की जान में जान आई। बस्ता उठाकर वह बाहर आया। यहाँ मैदान एकदम साफ था, एक भी बच्चा वहां नहीं रुका था। रुआसा होकर निहाल वही पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। तभी किसी ने पीछे उसके सिर पर हाथ रखा। निहाल ने झटके से पलट कर देखा, मानो बिच्छू ने काट लिया हो। माँ साहब एकदम स्वस्थ, बिना शॉल ओढ़े खड़े थे। उन्होंने निहाल से पूछा, मैंने कैसा नाटक किया? तुम जैसा चालाक लड़का भी मुझे पकड़ नहीं पाया। अब चौंकने की बारी निहाल की थी। क्या माँ साहब यह सारा नाटक कर रहे थे? उसे लगा धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। पर माँ साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पढ़ाई अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। मैं खेलने को मना नहीं करता, पर तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। जाओ, अब घर जाओ। और हाँ, सर्कस वर्कस बेकार की चीज़ें हैं, पैसे की कीमत समझो। माँ साहब वापस लौट गए। निहाल सिर झुकाए घर की ओर चल दिया। अपने बनाए जाल में खुद ही फंसे निहाल की नज़र में माँ साहब की इज्जत और भी बढ़ गई थी। इस घटना के बाद से निहाल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे उसका रुझान लिखाई पढ़ाई की ओर होने लगा। न जाने क्या कारण था कि माँ साहब उसे चाहते भी बहुत थे। 5वीं कक्षा के बाद निहाल का दाखिला शहर के किसी स्कूल में हो गया। वह अब अपने चाचा के पास रहने चला गया। छुट्टियों में गांव आता तो हमारी टोली की बैठक जम जाती। हमारा स्कूल वही था, माँ साहब भी वही थे, और उनका मौला बख्श भी उनके साथ था। पर हम सभी शैतानों की टोली बिछुड़ गई थी। हम सब अलग अलग हो अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे। हमारे गांव में कई स्कूल खुल गए थे। उनमें से 12वीं तक के 2 स्कूल सरकारी थे, बाकी शहरों की देखा देखी पब्लिक स्कूल थे। टीवी, रेडियो के आ जाने से बच्चों का ज़्यादातर समय घर पर ही बीत जाता था। हमारे ज़माने जैसी शरारतें, घूमने फिरने या टोलियाँ बनाकर आम अमरूद तोड़कर खाने का उनके पास समय ही नहीं था। मेरा अक्सर गांव जाना होता रहता। वहाँ अभी मेरे पिताजी और बुआ थी। पिताजी अपने खेतों की देखभाल करते और बुआ, जो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, दिन भर घर के कामकाज निपटाती रहती। मैं जब भी वहाँ जाता, माँ साहब कहीं न कहीं मिल ही जाते। कभी बाजार में, कभी पंचायत में, तो कभी अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर। वे भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे। मोटे शीशे के चश्मे से भी पहचान नहीं पाते थे। नाम बताना पड़ता था। निहाल को वे अक्सर याद करते। उसकी सारी शैतानियाँ उन्हें आज भी याद थी, जिन्हें वे कभी कभी सुनाते थे।
पर निहाल कभी गाँव नहीं आया था। आता भी कैसे, यहाँ उसका था ही कौन। रघु चाचा को गुजरे काफी समय बीत चुका था। उनके खेत बिक गए थे। बस एक छोटा सा घर था जो बरसों से पानी धूप सहते हुए खंडर बन गया था। अभी पिछले दिनों मुझे पिताजी ने गांव बुलाया था। वे भी खेतों का हिसाब किताब कर देना चाहते थे ताकि मेरे पास शहर में रह सके। बुआ से भी अब काम नहीं होता था। गांव में घुसते ही वहां की गंध ने मुझे 30 वर्ष पहले का समय याद दिलाया। मुझे अपने दोस्त, घर, खेत, बाग, नदी का किनारा सब याद आ रहे थे और इन सब से ज़्यादा निहाल और माँ साहब। घर का रास्ता पकड़ते हुए मैंने देखा माँ साहब पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। मौला बख्श उनके पास रखा था। बच्चे वही बैठे रंग बिरंगे कागज की झंडियाँ बना रहे थे। मैंने पास जाकर माँ साहब के चरण छुए। कौन हो भाई? मैं दिनेश, जयराम जी का बेटा, मैंने कहा। अच्छा अच्छा, कैसे हो दिनेश? कब आए? आ ही रहा हूँ माँ साहब, अभी अभी। आओ बैठो। उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। फिर आऊँगा, अभी तो पिताजी इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने खड़े खड़े ही कहा। अच्छा ठीक है, बाद में ही आना, उन्होंने गहरी सांस खींचते हुए कहा। बच्चे दौड़ दौड़कर रंगीन झंडियाँ एक धागे पर चिपका रहे थे। उन्हें देखकर मैंने पूछा, क्या कोई फंक्शन है स्कूल में? नहीं भाई, कल ही एक सरकारी पत्र आया है, स्कूल का इंस्पेक्शन होगा। बरसों से कोई आदमी यहाँ झांकने भी नहीं आया। एक के बाद दूसरा स्कूल खुल गया, फिर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब अचानक पूछताछ शुरू हो गई है। खैर, आ जाना शाम को, तुम भी तो इसी स्कूल के पुराने छात्र हो। माँ साहब ने कुछ रुक रुक कर कहा। जी हाँ, ज़रूर आऊँगा, कहकर मैं घर चला आया। पिताजी इंतज़ार में थे। रसोई से बुआ के हाथ के बने साग और मकई की रोटी की सौंधी सौंधी महक आ रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर नहा धोकर खाना खाया और जो सोया तो शाम तक सोया ही रहा। आँख खुली तो धूप उतर चुकी थी। कुर्ता डाल बाहर निकल आया। स्कूल जाने की बात दिमाग में आई। एक मन तो हुआ कि टाल दूं, फिर माँ साहब का ध्यान आ गया। सोचा न जाने इंस्पेक्टर कैसा हो, माँ साहब को वृद्ध और अकेला देखकर न जाने कैसा व्यवहार करे, इसलिए स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल के बाहर झंडियाँ लग गई थी। माँ साहब हाथ का धुला कुर्ता धोती पहने बैठे थे। गांव के 2-3 लोग साथ थे। मैं भी वहीं पास में जाकर बैठ गया। बच्चे टाट पट्टियों पर लाइन से बैठे थे। उन्हें समझ नहीं थी कि इंस्पेक्शन होता क्या है। उनका ध्यान तो लड्डुओं पर था जो फंक्शन के बाद बंटने थे। कुछ ही देर में दूर से एक बड़ी गाड़ी आती दिखाई दी। काले रंग की गाड़ी धूल उड़ाती चली आ रही थी। माँ साहब और सभी लोग चौकन्ने हो गए। बच्चे झटपट एक कतार में खड़े हो गए। गाड़ी कुछ दूर पर रुक गई। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला। सूट टाई पहने, सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए एक व्यक्ति उसमें से उतरा। साथ में एक महिला और 2 बच्चे भी थे। माँ साहब हाथ में फूलों की माला लिए खड़े थे। कुछ कदम चलकर वह व्यक्ति आगे आया और एकाएक झुककर माँ साहब के पाँव पकड़ लिए। सभी हतप्रभ थे कि ये क्या हुआ। माँ साहब कुछ समझ नहीं पाए, हड़बड़ा गए, हाथों से माला छूट गई। उस आदमी ने माला बीच में ही पकड़ माँ साहब के गले में पहना दी और बोला, माँ साहब कैसा किया मैंने, आप पकड़ नहीं पाए ना? माँ साहब ने धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा। निहाल, उनके मुंह से निकला। तब तक निहाल उनके गले से लग गया था। माँ साहब और निहाल गले मिलकर ऐसे रो रहे थे मानो बरसों के
बिछुड़े बाप बेटे मिल रहे हो। तो ये आपको निहाल की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।